ये जो आज सुबह से गोल्ड में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है, ये हो क्या रहा है? इतना 11-11% ऊपर चढ़ने के बाद चांदी पूरी की पूरी नीचे आ गई, वापस चढ़ गई। इतना एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपने पिछले मतलब कितने साल पहले देखा था? इफ आई मे आस्क 1980 में 1980 में? यस। 1980 यानी 45 साल 45 दो जनरेशन निकल गई इस बीच में, दो almost। जनरेशन निकले। दो जनरेशन बाद इतना वॉलेटिलिटी। इतना ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, बट यही दिखा रहा है, दर्शा रहा है अनिल जी। एक तो नोट बहुत छापे गए हैं दुनिया भर में, तो कोई भी एसेट क्लास पॉपुलर होता है उसके पीछे इतना पैसा लग जाता है, और फिर जब बिकवाली का दौर आता है वही इतना एक्सट्रीम आ रहा है, तो चढ़ा भी इतना तेजी से। आप जनवरी के पहले 29 दिन का अगर देखें मूव, इतना भारी भरकम 2-2 साल का रिटर्न दे दिया था एक महीने में, दोनों सोने और चांदी ने। तो वो अभी थोड़ा उतर रहा है उसका फितूर। तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी बहुत है, और जैसे आप पहले कह रहे थे रिस्क ऑफ है। हर चीज़ में हम देखें, इंडस्ट्रियल मेटल्स हो, ऑयल गिरा है क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ईरान हमारे साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, तो ऑयल आज इतना तेज़ी से गिरा, तो जो भी लॉन्ग ऑयल था उसकी भी पोजीशंस काफ़ी आज ख़राब हुई। और ओवरऑल क्रिप्टो देखिए, क्रिप्टो जो कहते थे अनकोरिलेटेड है, तो कोहराम होगा, ब्रॉडर मार्केट्स में कोहराम होगा तो क्रिप्टो अच्छा चलेगा। क्रिप्टो पहुंच गया 76,000 पे ये बिटकॉइन, तो वहाँ देख लीजिए। तो ओवरऑल रिस्क ऑफ है, और हमारे बजट में यही था कि एक तो जितनी अच्छी चीज़ें थी उनको इतनी अच्छी तरह पेश नहीं किया गया। बहुत उत्तराखंड में इको ट्रेल्स बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये प्रॉब्लम रही है इस सरकार की कि पीआर इतना ठीक नहीं है। शुरुआत ही करनी चाहिए थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में 12,20,000 करोड़ डाल रहे हैं, उसी से ही मार्केट को बहुत हौसला हो जाता। हाँ, मतलब वो स्ट्रक्चर जो स्पीच की थोड़ी बेटर करनी है। लग रहा था कि 10 डिपार्टमेंट्स ने भेजा है और वो कट पेस्ट कर दिया गया है। तो वो जो बजट होता है ना, और हमें $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह बिहेव करना चाहिए। अभी भी हम वही लगे हुए हैं जैसे हम आधे ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो 30 साल पहले की। जो हौसला होना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन ये था 25 साल का विजन आएगा, वो तो नहीं दिखा। तो ओवरऑल जो हुआ उससे भारतीय मार्केट में भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं वॉलेटिलिटी है शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखते हैं मार्केट कैसे इसको पचाता। आज सारे विदेशी निवेशक आएंगे, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। ये है कि अप्रैल 1 से है जो चेंजेस आए हैं एसटीटी में, तो जल्दबाजी में कोई मूव नहीं आएगा, बट ये एक तलवार आ जाती है मार्केट के ऊपर। स्पेशली आर्बिट्राज फंड अनिल जी, ग्रॉस लेवल पे नियरली 50 बेसिस पॉइंट निकल जाते हैं आर्बिट्राज फंड के। तो ये है कि जो बोरोअर है उसको भी आप 10-15 पैसे लगा देंगे तो 30 से 35 पैसे कम आएगा रिटर्न आर्बिट्राज फंड। तो ये जैन साहब जो कह रहे थे, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। डेरिवेटिव मार्केट ऐसा नहीं है, गैम्बलिंग डेन नहीं है। ये होता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, हेज करने के लिए आपकी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड। कई एफआईज जो है वो लेते ही फ्यूचर के थ्रू हैं, फिर एक्सपायर होने देते हैं। हमारा बहुत अच्छा डीप मार्केट है, इस सब के लिए बहुत बुलंद मार्केट है। और साथ में जो इनकम टैक्स ने निकाला कि ये जो टर्नओवर है डेरिवेटिव्स में वो कई गुना है हमारे जीडीपी का, वो मिसलीडिंग है। वो ऐसे है जैसे 2008 में लोग कहते थे जी $400 ट्रिलियन की पोजीशन खड़ी है, वो सब फेस वैल्यू की पोजीशन खड़ी है। एक्चुअल जो वैल्यू एट रिस्क है वो इतना नहीं होता है। करेक्ट। तो ये समझ जो नहीं है, ये होता था मेरे साथ जब मैं बहुत पहले कहूँगा 25 साल पहले जब जाता था, डीएफएस नया बना था। मुझे याद है डीएफएस सेक्रेटरी बहुत ही वो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। वो बोले अरे तुम प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड हो, बट म्यूचुअल फंड तो यूटीआई से ही चलता है। फिर मैंने समझाया जी 93 में पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड आया था, पब्लिक सेक्टर इतने हैं, इस तरह से ये मार्केट बना है। वो बिल्कुल अचंभित थे। तो ये जो इनकम टैक्स का निकल के आया कि 500 टाइम्स जीडीपी है डेरिवेटिव टर्नओवर, ये दर्शा नहीं रहा कि कुछ नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में। और स्टॉक मार्केट छोटा नहीं है। एसटीटी के तौर पे ही हम 60-70 हज़ार करोड़
टैक्स भर रहे हैं हर साल, जीएसटी भर रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हैं, म्यूचुअल फंड ऐड करिए, इंश्योरेंस ऐड करिए, और कैपिटल रेजिंग जो ये मार्केट करता है, जी। तो 60 लाख करोड़ का मार्केट आज 5 लाख करोड़ पे पहुंच गया, कुछ तो 5 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच गया, कुछ तो हमारा है योगदान। उस स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार बोल देना, ये कुछ बात अच्छी नहीं लगी। बगा साहब, एफआईज तो ऐसे खराब नहीं दिख रहे हैं, तो ठीक ही है। अभी- मतलब आज तो हरियाली है, ये कल ज्यादा पीट गए। कल ज्यादा हो गया, और हमें यही लग रहा था एफआईज तो संडे को काम नहीं करेंगे, बट 500 करोड़ नहीं, लेकिन नेट सेलिंग हाँ, आई एफआईज वो की। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको हाँ। बताऊं, इससे पहले आप एफआईज की राय दें। कल हुआ क्या, मैंने भी देखा, एफआईज ने 500-600 करोड़ का बेचा है, 500-600 करोड़ का लोकल फंड ने भी बेचा है। फिर मैंने और बिग डेटा में घुसा तो पता ये चला कि लोकल फंड की बिकवाली थी 15,000 करोड़ के प्लस की, अच्छा, और लोकल फंड की खरीदारी थी 14,500-600 करोड़ के आसपास की, नेट करीबन 600 करोड़ की बिकवाली। एफआईज की खरीदारी थी 600 करोड़ की और बिकवाली थी 1200 करोड़ की। ओह, ओके ओके ओके। तो एफआईज का वॉल्यूम 10% भी नहीं था, 5% था लोकल फंड। तो इसलिए एफआईज के डेटा को मैं कल मान ही नहीं रहा, नेट देख के पता नहीं चल रहा। आज जो कर रहे हैं वो काम का है सर, अब बताएं आप। नहीं, आज जो दिख रहा है, सवेरे आपने जो एडिटर स्टेक में कहा था ओवरसोल्ड था काफ़ी मार्केट, जो पीसीआर आप दिखा रहे थे, तो मेरे ख्याल से वही है कि ज़्यादा सेलिंग इंटेंसिटी नहीं है। कल भी पैनल पे एक बता रहे थे, कंपनीज को उन्होंने एनालाइज किया है, और ये जो एफआईज जो आते जाते हैं, बड़ी तेज़ी से आते जाते हैं, मोमेंटम वाले एफआईज है, कह रहे थे उनका होल्डिंग कम हो गया है कंपनीज में, तो मे बी दैट इज कंट्रीब्यूटिंग। बट अभी आई वुड से 1-2 दिन देख लेते हैं क्या होता है। ओवरऑल ये था कि जो चांदी सोना गिर रहा है उसकी मार्जिन कॉल्स आएंगी, वहाँ से इम्पैक्ट आया मार्केट पे। दूसरा, बजट का इम्पैक्ट आया। अब वो जब ढल रहा है, सोने चांदी का इम्पैक्ट जब ढल रहा है, थोड़ा सा मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिल रही है। बट ओवरऑल एफआईज के लिए कुछ ऐसा तोड़फाड़ वाला चीज़ नहीं था अनिल जी कल के बजट में। हाँ, जो सेक्टोरल हैं या पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो गेनर्स हैं, उनके लिए अच्छा है। गिफ्ट सिटी के लिए अच्छा किया उन्होंने, वो सब अच्छा था। और बंसल जी के सवाल का अनिल जी, हैंगसेंग में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ज़्यादा, क्योंकि हांगकांग 7% बढ़ा था जनवरी में, तो एक तो वो है, थोड़ा सेलिंग है। और दूसरा, आज सवेरे बंसल जी उनका Tencent और BYD वगैरह टूट रहा है, वो पता नहीं किस बात से, बट ऑटो के सेल्स इतने अच्छे नहीं आए, तो BYD का थोड़ा नीचे है स्टॉक्स। और Tencent मेरे ख्याल से नैस्डैक से कनेक्शन ही लगा सकते हैं। बट एक डेटा पॉइंट देना चाहूँगा कि चाइना का नंबर काफ़ी ख़राब आया। PMI चाइना जो आया, मैन्युफैक्चरिंग भी अंडर 50 आया, सर्विसेज भी अंडर 50 आया, और कंस्ट्रक्शन 47 के करीब आया। तो चाइना का नंबर स्लो था, वो उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट हांगकांग पे आता है। और दूसरा क्या है, ये जैसे ये सेंटा क्लॉज इफेक्ट या जनवरी इफेक्ट, इसको आर्बिट्राज आउट कर दिया है, क्योंकि लोग देखते हैं हिस्टोरिकली ये चलता था, तो रिवर्स पोजीशन बनने लग गई है। तो जैसे दिसंबर में होता था कि 15 दिसंबर तक छुट्टी में जाओ, अब नहीं जाते, वो बोलते हैं तभी तोड़ेंगे जाके, क्योंकि बाकी मार्केट सामने खरीदने वाला नहीं होगा तो ज़्यादा हम तोड़ सकते हैं। तो वो आर्बिट्राज इफेक्ट आ गया। तो वो जनवरी इफेक्ट का भी, तो आप देखें जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स थे वो स्मूदन आउट होने लग गए। मगर साहब, इस बीच में जो ये कच्चे तेल में जो थोड़ी सी गिरावट आई है, और ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आए, क्या समझे सर कि युद्ध टलने वाला मामला है कि कहना जल्दबाजी है? ये है कि अमेरिका के पास सक्षमता नहीं है पूरा सस्टेन करने के लिए ईरान के साथ युद्ध। वेनेजुएला नहीं है, ईरान काफ़ी सक्षम आर्मी है उसकी, तो इतना आसान नहीं है। दूसरा, जो सऊदी अरब है और टर्की है, दोनों दबाव डाल रहे हैं अमेरिका पे कि आप मत करिए। कतार ने भी बोला हमारे बेस मत यूज़ करिए। सबको ईरान से डर लगता है, काफ़ी बड़ी आर्मी है उसकी, और वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेरर इन सब कंट्रीज़ को। तो ओवरऑल इज़राइल उतावला है कि कुछ किया जाए, एटलीस्ट बमबारी की जाए। बट अभी लग रहा है अनिल जी थोड़ा खतरा टला है और बातचीत होगा। और दूसरा, अमेरिका के पास इतना उधर एमिनेशन नहीं है, क्योंकि कैरेबियन में काफ़ी वो ब्लॉकेड
करके बैठे हुए हैं क्यूबा और वेनेजुएला का, वो उनकी ज़्यादा अहमियत है। ईरान ज़्यादा जो ईरान में एक्शन है वो इजराइल के कारण है। इजराइल चाह रहा है कि कुछ हो, तो अगर ईरान बातचीत करने का शुरुआत भी कर देता है तो उनके पास फिर रीज़न नहीं रहता, कारण नहीं रहता ट्रंप के पास ईरान के ऊपर बमबारी करने का। बाकी फीट ऑन स्ट्रीट तो नहीं होने वाले, बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं होने वाला, मिसाइलें ही हैं। वो 450 480 टोमाहॉक मिसाइल्स लेके बैठे हैं, बट उसके बाद क्या, वो उनके पास आंसर नहीं है और उनके पास असला भी नहीं। मगर साहब ये सारी आपाधापी में एक काम तो छूट ही गया। वो जो नए फेड चेयरमैन आए हैं वो क्या करेंगे? वो ब्याज दरें घटाएंगे या डॉलर को संभालेंगे? क्योंकि मतलब सारा काम ट्रम्प साहब तो एक ही आदमी से सब करवाना चाहते हैं। जी, क्या प्रायोरिटी और क्यों इतना अमेरिका वालों को पसंद नहीं आ रहे हैं केविन वाश साहब का नाम? क्योंकि अनिल जी काफ़ी माहिर हैं। 2008 के जब क्राइसिस संकट में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, वही काम कर रहे थे सारा चेयरमैन के नीचे, और ट्रेजरी भी उन पे काफ़ी निर्भर थे, तो बहुत माहिर हैं। अब उनकी हैं तो पुराने हॉक हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डॉलर, इन्फ्लेशन की कमर तोड़नी, ये उनकी ज़्यादा अहमता है। बट ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में बदले हैं और इसलिए ट्रंप ने उनका चुनाव किया है, अब थोड़े डविश हो गए। तो मार्केट यही कह रहा है कि जून से पहले तो रेट कट नहीं आता, मई में जब ये आएंगे क्या इनके पास मेजॉरिटी रहेगी, क्योंकि 12 वोटिंग मेंबर्स हैं अनिल जी, और पावल भी लगता है कि बोर्ड से नीचे नहीं उतरेंगे। पावल के पास 3 पोजीशंस हैं। अच्छा। एक वो चेयरमैन है, एक वो गवर्नर है, तो वो बोर्ड पे बैठते हैं। 18 लोग हैं जो बोर्ड। ऐसे टैलेंटेड लोगों की कमी है कि एक एक आदमी को 3 सीट दे रखी है। नहीं, वो उसी में से चुन के चेयरमैन बनता है, तो इसलिए वो अपना गवर्नरशिप नहीं छोड़ेंगे शायद, तो वो मतलब फिर वोटिंग रहेंगे, चेयरमैन हट जाएंगे लेकिन गवर्नर बने रहेंगे। हमारा तो कोई अगर गवर्नर को हटा के बोले कि आप खाली बोर्ड मेंबर, तो डिमोटिवेशन लगता है। बोलेंगे कि Demotion type वाला। पहले मैं हेड था, अब मैं केवल मेंबर नहीं बनूंगा, नॉर्मली होता है। बट अब क्योंकि ट्रंप ने इनको इतनी चाबी दी है, क्रिमिनल केस कर दिया इनके ऊपर, तो इसलिए वो छोड़ेंगे नहीं। अगर वो नहीं छोड़ते तो अब इनके पास क्या मेजॉरिटी रहेगी वो जरूर देखना है। दूसरा, लोग कह रहे हैं जो इनके वक्तव्य हैं वो स्ट्रॉन्ग डॉलर और इन्फ्लेशन पे है, वीक डॉलर या फिर इंटरेस्ट रेट काटने पे नहीं है। ट्रंप ने बेचारे ने ये भी कहा था, देखो जब ये इंटरव्यू में आते हैं सब मुझे खुश कर जाते हैं, जब कुर्सी पे बैठते हैं अपना बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं। बोल दे वो बोले कि मुझे कॉल मत करो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। कहता है ट्रम्प साहब ने पहले कोई एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया नहीं लगता। वहाँ तो यू आर फायर्ड होता था ना उसका। भाई साहब आप किसी का इंटरव्यू लो, आज के बोला मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। फिर पता चला बोले अपने ऑफिस की टेबल कुर्सी तोड़ रहा है वो, कुछ लाख नहीं दे रहा है। ऐसा हाल है आजकल। तो ट्रम्प बेचारे ने भी यही बोला कि मेरे साथ जब इंटरव्यू में आते कहते सब हो जाएगा सर, आप वरी मत करो, हो गया जी, सोचो डन। और फिर जब मैं फोन करता हूँ कहते हम इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि पावल को भी सर में जो ट्रंप को बेचारा कह रहे हैं। नहीं बेचारे तो है ही वो संदर्भ में, नहीं बट यू आर राइट। नहीं संदर्भ में क्या है, एक्चुअली बेचारे है, भगवान का दिया सब कुछ उनके पास है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं ना। भाई आपके पास सब कुछ हो लेकिन जो आपकी इच्छा वही नहीं, तो फिर फायदा क्या? आपसे गरीब कौन? सब कुछ है ट्रम्प का। मतलब मैं वही बता रहा था उस दिन की, दुनिया के सबसे बड़ी देश के वो प्रेसिडेंट है, सबसे पावरफुल आदमी, शादियां भी 3-3 की उन्होंने, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं है। वही तो उनको चाहिए था। हाँ बेचारा है, देखो एग्री, सब एग्री कर रहे हैं ये बेचारे ट्रम्प के बारे में। हम भी एक जी पीस अवार्ड बना के बुला लेते हैं आनंद जी। देखिए फीफा वालों ने कोई पीस अवार्ड नहीं है फीफा का। वर्ल्ड कप हो रहा है उधर, उनसे 1-2 चाहिए थे टिक मार्क, फीफा पीस अवार्ड दे दिया। बहुत बढ़िया किया। तो भारत को भी कर देना चाहिए था, महात्मा गांधी मनरेगा जी राम जी पीस अवार्ड बना के। क्या बात है, फीफा की जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एकदम। नहीं वैसे वो हकदार भी है पीस अवार्ड के, कई चीज उन्होंने कर दी जो नहीं हो सकती थी। इंडिया चाइना को मिला दिया। हाँ वो तो बात दुनिया में कभी सपने में नहीं सोच सकते। सही बात है। मैं तो बोला था उसी के लिए नोबेल प्राइज का नॉमिनेशन करना चाहिए बजाय। एनीवे तो चलिए, अब तो केविन वाश साहब के लिए मामला तो मुश्किल ही है, आप ये कह रहे हैं। नहीं ये अब पता नहीं कि उनकी सोच बदली है कि नहीं। उनकी जो ट्रेनिंग है वो तो हॉक की तरह है,
कि बहुत ही वो सीमित दायरे में सोचते हैं, बट अगर ट्रम्प को खुश करके आए हैं तो क्या वो असलियत है उनकी? मार्केट कह रहा है नहीं। मार्केट का जो रिएक्शन आया अनिल जी कि ये रिस्ट्रिक्टिव है, उन्होंने बैलेंस शीट कम करनी है। आप देखें जो बैलेंस शीट बढ़ी थी 2008 के बाद बढ़ती गई, 13 में फिर बढ़ी, 19 में फिर बढ़ी, कोविड में बहुत जबरदस्त बैलेंस शीट बढ़ गई। अब 22% गिराई है इन्होंने पिछले 3 सालों में। तो वो कह रहे हैं कि ये बैलेंस शीट और घटनी चाहिए। तो QE नहीं होगा तो फिर मॉनेटरी स्टिमुलस नहीं होता है। तो QE के अगेंस्ट है, टाइट मनी पॉलिसी के फेवर में है। तो रेट कट कर भी लें तो लिक्विडिटी को ये टाइट रख लेंगे, तो वो काम नहीं होगा रेट कट का। ये मार्केट सोचे, तभी सोना और चांदी भी ऑफिशियली उसके कारण गिर रहा है। अनऑफिशियली लोग कह रहे हैं भाई बड़े बैंक्स की पोजीशन थी, उनको काटना था, उन्होंने करवाया सब। वो अब पता नहीं वो कॉन्स्पिरेसी है कि सच है। अगर बोल पाऊं जी, जी, बैंक्स और जी, NBFC का अनिल जी, थोड़ा सा जब डीपली देखा ना, इनका एक तो ग्रॉस बोरोइंग 17 लाख हो गया, वो बढ़ गया। दूसरा जो मैच्योरिटी है बॉन्ड्स का इस साल, वो नियरली डबल हो गया, 5.5 लाख करोड़ के बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं। तीसरा जो नेट बोरोइंग था वो तो ठीक था, 11 के करीब ही था, बट 1.3 लाख करोड़ ट्रेजरी बोरोइंग है, मतलब 1 साल की अवधि से कम है, जो कि ऐड नहीं हुआ। तो वो 17 लाख के अंदर वो ऐड नहीं हुआ था। ये बॉन्ड यील्ड्स पे इम्पैक्ट आता है। आज हम जो NBFC और बैंक्स का देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने की गुंजाइश है, अनलेस RBI अब 6 तारीख को रेट कट करे और SLR करे। SLR काटेगा तो थोड़ी उम्मीद आएगी, थोड़ा लिक्विडिटी आएगा। CRR कट करता है नहीं करता है, बट SLR भी बहुत हाई है हमारा। जब इतना अच्छा हो गया, इतना बुलंद हो गया बैंकिंग सेक्टर, आपका ये NPA 0.5 पे आ गए हैं, SLR आप इतना हाई लेके क्यों बैठे? उनको दे दो ताकि वो लैंड आउट करें। तो अब 6 तारीख की बैठक बहुत अहम हो जाती है अनिल जी। 6 तारीख की बैठक, 6 तारीख को क्या है? RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, और उसमें आपको तो पता ही है हर बैठक की तरह बग्गा साहब है ना सची? हाँ, हम कंफर्म कर लेता हूँ, बग्गा साहब तो आपके साथ होंगे पॉलिसी की सारी बारीकियां और विश्लेषण बताने के लिए। 6 फरवरी शुक्रवार ही रखा है ना? शुक्रवार ही है। हाँ, शुक्रवार, 6 फरवरी शुक्रवार। तो शुक्रवार को है आपके लिए अहम बैठक।